तो जय हिंद बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर हैं FST 40 पेपर्स। अभी 20 पेपर्स और हैं। 6 मार्च को ये टेस्ट हो रहा है। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम लोग पहले सिंह सर को धन्यवाद देते हैं, जिनकी कृपा से आपको इतना मटेरियल यूट्यूब पे मिल रहा है। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। अब सभी लोग घर पे बैठ के, पैसे हो ना हो, आ सकते हो ना आ सकते हो, यूट्यूब पे ही पूरा मटेरियल डॉक्टर साहब के सौजन्य से आपको मिल रहा है और आप अपनी बढ़िया तैयारी करके आप भी डॉक्टर बन सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। FST 40 है ये। The errors in the measurement which arise due to the imperfection of faulty calibration of measuring devices। तो जो एरर्स हम लोग एक्सपेरिमेंट करते समय हो जाती हैं, उसके कई रीजन होते हैं। एक होता है सिस्टोमेटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर्स। तो सिस्टोमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स ब्रीफ में आपको बता दें। रैंडम एरर्स में कॉज अननोन होता है, कॉज अननोन होता है और पता नहीं चलता है ये क्यों हो रही हैं, और देयरफॉर इनकी रेमेडी भी पॉसिबल नहीं होती है। इसका बस एक ही तरीका है, आप मोर नंबर ऑफ ट्रायल्स करो। मोर नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब एक्सपेरिमेंट को बार बार कई बार करो और उसकी एवरेज वैल्यू ले लो। और सिस्टोमेटिक एरर 3 तरह की होती हैं। एक होती है इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें जीरो एरर आती है, रॉन्ग कैलिब्रेशन हो, इंस्ट्रूमेंट की सुई न ठीक से घूमे, मतलब जो एरर्स इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट की वजह से होती हैं उन्हें इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहते हैं। दूसरा इन्वायरमेंटल एरर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल एरर्स में इम्परफेक्ट कंडीशन होती हैं, मतलब बॉयल्स ला कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, मौसम वेरी कर गया, या फिर सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए लेकिन हवा चल रही है। और तीसरा पर्सनल एरर्स होती हैं। ये इम्परफेक्शन ऑफ रीडिंग या एक्सपेरिमेंटल की वजह से होती है, वो ट्रेंड नहीं है, रीडिंग ठीक से नहीं ले पा रहा है। इनको दूर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट बदला जा सकता है, बढ़िया लिया जा सकता है, बेटर टेक्नोलॉजी लगा के कंडीशन सुधारी जा सकती हैं, पर्सन को ट्रेंड करके उसकी भी एरर दूर की जा सकती है। तो मेजरिंग डिवाइसेस में अगर फॉल्ट है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में आएगा। ये थ्योरी कम बच्चे जानते हैं तो मैंने ब्रीफ में थ्योरी भी बता दी है। अब देखिए, ये हमारे पास है मेटल वायर का मास दिया हुआ है, रेडियस दी गई है, लेंथ दी गई है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास को लिखो m और वॉल्यूम को लिखो पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। अब मेरे पास फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। अब ये नीचे ही है लेकिन मैक्सिमम के लिए ऊपर ही लिखते हैं, 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 और प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब डेल्टा एम हमारे पास ये है 0.001 और एम है 0.8 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर है 0.002 और आर है 0.3 और इंटू 100 और प्लस डेल्टा एल ये है
0.04 अपॉन 5 इंटू 100। अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है, और अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप सोच के बताइए कितना आंसर आएगा। 2.25 ये आंसर आ रहा है। आई होप कि आप लोग ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 2.25% इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। A vehicle travels half the distance with speed v/2, तो ये आधी डिस्टेंस है s/2, इसको इसने v/2 से चला, और रिमेनिंग आधी चली है। रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा, आधी चल रही है तो आधी ही बची है। ये 4v से चला हुआ है, और एवरेज स्पीड निकालनी है। आप हाफ ऑफ डिस्टेंस वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, वो होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। और अगर आप चाहें तो सीधे सीधे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी कर सकते हैं, s/2 प्लस s/2, और इसमें टाइम लगेगा s/2 अपॉन v/2, उसमें टाइम लगेगा s/2 अपॉन 4v। तो अल्टीमेटली आना यही है। देखिए, तो हमारे पास ये s/2 तो कट गया है, तो मेरे पास आ गया है 1 अपॉन 2 अपॉन 112 हो गया, और 1 अपॉन v/2 प्लस 4v, 1 अपॉन 4v। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 2 इंटू v/2 इंटू 4v अपॉन v/2 प्लस 4v। तो एक v भी भाई, ये 2 से 2 काट दीजिए, एक v भी काट दीजिए, तो ये बना 4v अपॉन 4 प्लस 1/2, तो 2 ऊपर से नीचे गुणा कर दिया, तो अब जब 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो 2 प्लस 8, नहीं 1 प्लस 8, 1 प्लस 8, तो 8v अपॉन 9 फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में मुझे देर लगी, बट आप लोग ये जल्दी कर लोगे, हमें मालूम है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो सब बच्चे कर ही लिए होंगे। इसके बाद एक फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग वेस्टवर्ड एंड सडनली टर्न साउथवर्ड। तो पहले इधर जा रहा था, फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग वेस्टवर्ड एंड सडनली टर्न साउथवर्ड विद सेम स्पीड। तो इनिशियल स्पीड मान लो -vi, और फिर ये मुड़ गया साउथवर्ड, तो फाइनल स्पीड हो जाएगा -vj। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग। तो फोर्स पता करना है, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टर्निंग में इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये प्लस vi हो जाएगा। भाई इनिशियल वेलोसिटी -vi थी, आई डायरेक्शन में आई कैप मान लिया है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में जे कैप मान लिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो F बराबर mv -i प्लस जे आया है, और -i प्लस जे किधर हो जाएगा, इधर -i है, इधर जे है, तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। तो फोर्स इस तरफ लगेगा बेटा,
है ना, ये डायरेक्शन बराबर बराबर है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो माइनस वीजे माइनस वी आई, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा बेटा, ये आंसर चेंज करा देंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट में आते हैं। A bullet is fired from a gun at a speed of 180 meter per second in the direction 60 degree above the horizontal. Maximum height reached the bullet is। तो ये सीधे प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है, u बराबर 180 है और थीटा बराबर 60 है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर रखिए, 180 मैं ऐसे ही 2 बार लिख देता हूं, और यहाँ पे a bullet is fired from a gun at the speed of 180 meter per second from the horizontal। तो थीटा 60 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल अपॉन 2g। तो 2 इंटू 9.8 कर दीजिए, जब जी दिया है तो कर दीजिए। तो 180 इंटू 180 और √3/2 और √3/2, साइन 60 √3/2 होता है। और इसको ऐसा करते हैं, 10 मान लेते हैं, 2 इंटू 10 मान लेते हैं, जो अप्रोक्सीमेट होगा देख लेंगे। तो पहले तो काट देते हैं, 2 से ये 90 हो गया, और ये 0 से 0 हो गया, कट गया। तो 9 इंटू 3 इंटू 180/4, तो 4 ये 45 आ जाएगा, 4 चौको 16, तो 9 3 27 गुणे 45। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 27 गुणे 45, तो 1215 आ रहा है इसका आंसर। तो नियरेस्ट ले लीजिए आप, 1240 इसका आंसर आ जाएगा। इस पे ध्यान मत दीजिएगा कि 30 क्यों दिया है, शायद वो निकलवाना चाहते हो, पता नहीं क्यों ये दिया गया है क्वेश्चन में। साइन 30 की कोई जरूरत नहीं है, 1240 आंसर आ जाएगा। अगर हम 9.8 लेंगे तो एग्जैक्ट यही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। The potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter is U। तो हाफ K इंटू 2 square is equal to U। If the spring is stretched by 4 centimeter, तो हाफ K इंटू 4 स्क्वायर निकालना है। सपोज ये U डैश है, डिवाइड कर दो, 4/16 बराबर U अपॉन U डैश, तो U डैश बराबर हो जाएगा 4U। थर्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी विच डायरेक्शन इज एक्सियल इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में 3 कंपोनेंट होते हैं, ये सर्किल है,
तो रेडियस की डायरेक्शन को रेडियल डायरेक्शन कहते हैं, और इस सिचुएशन में रेडियल फोर्स होता है, और रेडियल फोर्स होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है, और दूसरी डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम p बराबर mv होता है। और इसकी जो एक्सियल डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में ओमेगा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, और लीनियर एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाता है। तो द क्वांटिटी विच डायरेक्शन इज एक्सियल इन द सर्कुलर मोशन, तो देयर आर आपको लग रहा होगा, बट ध्यान से देखो, ये स्पीड लिखा है, तो ये तो स्केलर हो गया, इसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अगर एंगुलर वेलोसिटी होती तो ये दो आंसर होते। यहाँ चालाकी से स्पीड कर दिया गया है, तो ये तो वेक्टर ही नहीं रहा, इसकी डायरेक्शन के बारे में सोचना नहीं है। और लीनियर मोमेंटम टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। लीनियर एक्सेलरेशन ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में होता है। तो हमारे पास ये एंगुलर एक्सेलरेशन इज द राइट आंसर। एट देखिए, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन of a thin hollow sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of solid sphere of same mass and radius 1.73 r about its axis। तो यह हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी एक्सिस के अबाउट होता है 2/3 mr²। तो मैं इसको r1 कह दे रहा हूं, और इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगी k1m, ये है, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसे ही लिखा जाता है, I is equal to mk²। Here k is the radius of gyration and m is the mass of the object and I is the moment of inertia। अब सॉलिड स्फीयर लिया, ये 2/5 mr² हो जाएगा, इसको r2 लिख दें, क्योंकि मास तो दोनों के सेम है, रेडियस अलग अलग है, और इसको लिख दो k2 है। अब हमें k1 और k2 का रेशियो निकालना है, तो डिवाइड कर दो, k1/k2 इज इक्वल टू r1/r2 का स्क्वायर। तो r1 है 2.236 r, और ये है 1.73 r, इसका स्क्वायर। अब देखो, ये दोनों तो कट जाएंगे। अब एक इसमें कैच है, अगर आपको याद आ गया, ये वैल्यू √5 की है और ये वाली वैल्यू √3 की है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत डैम इजी है, रेशियो 5:3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं आया, वैसे मैंने क्लास में सबको कह रखा है, आपको कहा है कि कम से कम 1 से 25 तक के स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स याद कर लीजिए, रेसिप्रोकल्स कैलकुलेशन में काफ़ी इजी रहेगा।
तो अगर आपको याद नहीं आया तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो अप्रोक्सीमेट 5:3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये मैं आपको बता दूं, ये 2-3 FST पहले भी आया था। ये 2 मासेस m और 25 m है और बीच में कहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 होगा। सपोज वो पॉइंट P है, वहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस r-x है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा? m की वजह से -g m/x और 25m की वजह से -g 25m अपॉन r-x। ये पोटेंशियल है और मुझे x निकालना है। और x कैसे निकाला जाता है? यहाँ पर दोनों की वजह से फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो gm अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन r-x का स्क्वायर। तो m से m काट दीजिए, g से g काट दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। 1 अपॉन x बराबर 5 अपॉन r-x। तो r-x बराबर 5x, तो 6x बराबर r। तो x बराबर r/6 आ रहा है। तो मुझे इस एक्सप्रेशन में सब जगह r/6 रख देना है। चलिए भाई रख देते हैं। -gm अपॉन r/6 और -25 gm अपॉन r-r/6। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये आ गया -6 gm/r और ये बेटा बनेगा r/6 है तो 5r/6, तो -125 gm अपॉन ये 5r आएगा। अब आप एलसीएम ले लीजिए। -gm/r कॉमन ले लेंगे और 6 + 5 अपॉन 25, तो ये 150 आएगा बेटा, 150 आएगा। ये जब इसको डिवाइड करेंगे 6 ऊपर जाएगा तो 150 आएगा। तो 150/5 इज 30। तो -36 gm/r जोड़ के आ गया। कैलकुलेट करना था, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। तो एक 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। चलिए, ये एक वायर है और वायर के बारे में कुछ नहीं दिया है तो इसको मासलेस मानते हैं। और यहाँ पे हमने 4W लगा दिया है। तो इसमें हमारे पास टेंशन सब जगह 4W ही हो जाएगा। यहाँ G से मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ये वेट है। और स्ट्रेस कितना होता है? टेंशन अपॉन एरिया। तो 4W अपॉन एरिया, एरिया 2A दिया हुआ, तो आंसर हमारा 2W अपॉन A हो जाएगा। आंसर हमारा 2W अपॉन A हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल फ्रॉम ए सोप सोल्यूशन। तो जब ये बबल नहीं था तो सरफेस एरिया 0 था और जब ये बबल हो गया तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। बबल है तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी?
4πr² इंटू सरफेस टेंशन इंटू 2 जरूर करेंगे, क्योंकि बबल में 2 सरफेसेस होती हैं। अब कुछ नहीं करना है, सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है, रेडियस भी मीटर में दी गई है, तो रख दीजिए 8, पाई की जगह 3.14 और रेडियस की जगह 3 × 10⁻⁻² का स्क्वायर और सरफेस टेंशन की जगह 5 × 10⁻²। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीसरा वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लगभग मिला भी लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 × 3 27 हो गया, 27 और 8 पंजे 40, हाँ लगभग इतना ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। द मेजरिंग डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो देखो, ओडोमीटर एक अलग सी डिवाइस है, ये मैकेनिक्स वेलोसिटी वगैरह नापने के काम में आती है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को कहते हैं भाई, उसका दूसरा नाम है। वर्नियर कैलिपर्स भी लेंथ नापती है। तो वेंचुरी मीटर ऐसा है, ये फ्लूइड से रिलेटेड है, तो दिस इज योर आंसर। वेंचुरी मीटर से फ्लो रेट नापते हैं। फोटॉन ऑफ एनर्जी और वर्क फंक्शन दिया है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटॉन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। Temperature of the gas is -100. To what temperature the gas should be heated so that RMS speed is increased by 5 times? तो ये V मान लीजिए, √3R और T कितना हो जाएगा, 273 - 100 यानी 173 अपॉन मोलर मास। अब ये 5V चाहिए, तो अब कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 3R 173 अपॉन m। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1/5 इज इक्वल टू √ और ये वाला टेम्परेचर आप T मान लीजिए, तो 173/T, तो T बराबर हो जाएगा 25 × 173 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर केल्विन में आएगा। अब पता नहीं, 2 आंसर सेल्सियस में दिए हैं, 2 केल्विन में दिए हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करें, तो 25 × 75 7 आ गया, 25 × 7 175, 175 और 7 आ गया, 175 और 7 182, 2 18 कैरी हो गया, 25 है कम 25 और 18, 25 × 10 35 और ये 33 आ गया। T बराबर 173 इंटू तो 25 थी, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, उसमें क्या है। पच्चीस 75
रुको मैं अपने कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। तो ये आ रहा है 25 × 173, 4325 आ रहा है। अब ये 4325 केल्विन कोई आंसर है नहीं। तो 4325 तो इसमें कोई है नहीं, सेल्सियस में निकालना है तो अब इसमें से 273 माइनस कर देंगे। तो आंसर 5 में से 3 गया 2, और 12 में से 7 गया 5, 1, और 4152 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो क्या मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूं? 1 मिनट में देखता हूं। हाँ राइट, मैं गलत था बच्चों। लिखा है इंक्रीज्ड बाई, तो मतलब ये 6V होना चाहिए, ये 6V होना चाहिए। तो ये सबसे गड़बड़ हो जाती है, मुझसे भी हुई। तो ये मेरे पास ये चीज नहीं होगी, ये 6 होगी। तो मेरे पास जब ये 6 होगी तो T बराबर 36 × 173 होगा। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 36 × 173, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 36 × 173, तो ये आ रहा है 6228 केल्विन। इसमें से तो कोई आ नहीं रहा है। अब इसमें से हम सेल्सियस के लिए हम लोग 273 घटा देते हैं, 273। तो जब इसमें से 273 मैंने घटाया तो ये 5955 आ रहा है। तो फर्स्ट वाला आंसर सही हो गया। गुड, बढ़िया क्वेश्चन था। इंक्रीज्ड बाई वाला चक्कर देख लीजिएगा, ये अक्सर गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाई। तो पहला एक क्लोज पाइप है, दूसरा ओपन पाइप है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L होती है, इसको मैंने LC कह दिया। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L होती है, इसकी लेंथ को मैंने 2LO कर दिया। इन फ्रीक्वेंसीज का रेशियो चाहिए, तो निकाल लीजिए। V/4LC अपॉन V/2LO, तो V से V तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2LO अपॉन 4LC। तो ये बनेगा LO अपॉन 2LC, और इनकी लेंथ का रेशियो दिया है 1:3। तो हम LO अपॉन LC रख देंगे।
और ये 1:3 है, तो ये LC अपॉन LO है। यहाँ तो LO अपॉन LC है, तो 3 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा। 3:2 इज द आंसर। नेक्स्ट आइए। An electric dipole is placed at an angle of 60 degree with electric field of intensity this experience a torque equal to 5 न्यूटन मीटर। तो अच्छा, तो टॉर्क बराबर होता है mb sin थीटा। तो 5m, अब अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ये PE sin थीटा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैं गलत लिख गया ये। तो टॉर्क बराबर PE sin थीटा। तो 5 बराबर P E यानी 1 × 10⁵ और साइन 60 यानी 1/2, तो P आ गया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड द चार्ज ऑफ द डाइपोल। तो P कितना हुआ बेटा? 10/10⁵ यानी 10⁻⁻⁴। लेंथ अगर 2 मीटर है तो ये होता है Q इंटू डाइपोल की लेंथ। याद रखना, 2L से कंफ्यूज हो जाओगे। जो 2L इसकी लेंथ होती है, L हाफ लेंथ होती है, तब P बराबर 2QL होता है। तो डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर दी है, तो Q इंटू L बराबर P। करते हैं। Q 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है, बराबर 10⁻⁻4। कुछ और गड़बड़ किया मैंने? हाँ, साइन 60 था, तो ये √3/2 हो जाएगा। तो P की वैल्यू दिस अपॉन √3 भी होगी, तो यहाँ ये √3 भी होगा, तो यहाँ ये √3 भी होगा। तो Q बराबर 10⁻⁻4 अपॉन √3 और अपॉन 2 × 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 अपॉन 2√3। अब सारे चार्जेस मिली कूलाम में दिए हैं, तो 10, आप मिली कूलाम के लिए 10⁻⁻3 चाहिए, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 10/2√3 आ गया, तो ये आ जाएगा 5/√3 मिली कूलाम। सेकंड आंसर इसका आ गया। If the number of flux lines entering the surface equal to, तो जितनी लाइन आ रही हैं उतनी ही लाइन जा रही हैं, तो फाई नट 0 हो जाएगा। और 5 इन बराबर 5 आउट भी हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, और क्लोज सरफेस के अलॉन्ग E.ds भी 0 हो जाएगा। तो चूंकि सब सही है, तो वी विल गो विथ ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट 18। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो देखो ये बेकार हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट है। अब ये दोनों पैरेलल में है, वो उसके साथ सीरीज में है, तो 6 और 6 का 3 हो जाएगा, बराबर है। और 3 और 6 का निकालेंगे, तो 1.5, ये सीरीज में है, तो 1.5 माइक्रोफैराड। जब सीरीज में बराबर हो तो आधा हो जाता है। 1 मिनट, 1 से मिनट बच्चों देना जरा। ये, हाँ सॉरी, ये बेकार हो गया, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है,
तो 3 है और ये 12 हो गया, पैरेलल में कैपेसिटर जुड़ जाते हैं। अब इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, 3 इंटू 12 अपॉन 3 प्लस 12, तो 3 इंटू 12 अपॉन 15, तो ये काट दो, ये 5 आ जाएगा, तो ये 2.4 माइक्रोफैराड आंसर हो गया। चलिए 19 देखिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ये सेल छोटा है, ये बड़ा है, तो करंट तो ऐसे बहेगी। कितनी बहेगी? नेट ईएमएफ 15 माइनस 10 अपॉन नेट रेजिस्टेंस 2 2 4 1 5, तो 5/5 1 एम्पियर। और थ्रू ई देखना है, तो ई के थ्रू है, तो ये बी टू ए जा रही, तो 1 एम्पियर फ्रॉम बी टू ए। गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, तो ये करंट 0 है, तो बेटा इसके अक्रॉस वोल्टेज इसी सेल के बराबर हो जाएगा। यानी अब देखो ना, कहीं अर्थ कर लो यहाँ पे, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 है, ये भी 3। अब वैल्यू ऑफ आर निकालना है, तो पहले आई निकालो, इस ब्रांच से निकाल लो, 5 माइनस 3 अपॉन 200, ये आई आ गया, वही आई यहाँ पे भी आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस है 3, आई हो गया 2/200, और आर हमें निकालना है, तो आर बराबर 300 ओम आ गया। आर इज इक्वल टू 300 ओम आ गया। तो ये सब मॉडिफाइड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। मास ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज इट्स स्पीड्स आर डबल्ड देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h/mv, तो मास भी डबल कर दिया गया, स्पीड भी डबल कर गई, तो डिक्रीज बाय ए फैक्टर मोर देन 2, घट गई है, 4 के फैक्टर से घटी है, तो वो मोर देन 2 है। वेरी गुड वेरिएशन दिया है, 4 देता तो कई लोग फटाफट कर देते, डिक्रीज तो करी है, 1/4 हो गई है, क्योंकि ये दोनों टर्म डबल हो गए हैं। नई वाली वेवलेंथ हो जाएगी h/2m इंटू 2v, तो ये 1/4 हो जाएगा, और 4 कहीं दिया नहीं है, ऐसे ढूंढो, डिक्रीज बाई ए फैक्टर मोर देन 2। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेसेस मस्ट बी 0, यही गॉस का मैक्सवेल का सेकंड लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दिया है। और रीजन इसका ये है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा सर्कुलर होती हैं, जितनी जाएंगी उतनी बाहर भी आएंगी। और नंबर 2 ये है कि हमारे पास कभी भी सिंगल मैग्नेटिक पोल नहीं होता है, एक ही चीज को कहने के 2 तरीके हैं। मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड, तो ये तो फॉर्मूला है, 12L, माइक्रो हेनरी ही रहने देते हैं, I² 25 कर दिया, तो ये 75 मिली जूल के बराबर हो जाएगा। तो थर्ड आंसर है इसका। तो बच्चों हमने आपको 1 से 23 तक किए, आगे वाले दूसरे पर्सन कराएंगे।
ये माइक्रो था, मिली नहीं था, तो ये माइक्रो जूल हो जाएगा। तो देयर फोर ये थर्ड नहीं फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये माइक्रो हेनरी है तो ये माइक्रो जूल होगा। दिस इज माइक्रो हेनरी, तो 75 माइक्रो जूल। तो आगे वाले क्वेश्चन बेटा आगे वाले सर कराएंगे। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट प्रयास पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, आज अपन क्या करने वाले हैं, एफएसटी 40 का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों, करते करते हम लोग 40 एफएसटी कर चुके हैं, ठीक है। और एक बहुत ही बेहतरीन एफएसटी है। और एफएसटी बच्चों, अब आपको एकदम रिलेवेंट पेपर मिलेंगे, जिनमें से मतलब आप ये ना बोलो कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा है वैसा है। तो सारे पेपर बच्चों रिलेवेंट है। तो इन आरएलसी सीरीज सर्किट, तो एल दे रखा है, आरएलसी सीरीज सर्किट है बच्चों। तो आर एल सी सीरीज सर्किट, इंडक्टेंस बच्चों 40 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस बच्चों 4 माइक्रोफैरेड, और रेजिस्टेंस बच्चों 200 ओम। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछी गई बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो ओमेगा बराबर अंडर रूट एल सी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेटिंग बच्चों, ठीक है। तो ओमेगा बराबर बच्चों 2 पाई एफ, ठीक। रेडियन पर सेकंड में भी दे रखा है, हर्ट्ज में भी दे रखा है। तो पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा की अगर हम बात करें 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। तो एल क्या है, इंडक्टेंस बच्चों। तो एल कितना है, दैट इज 40 मिली, मतलब 10 की पावर -3। और सी क्या है बच्चों, कैपेसिटेंस। तो 4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 1/अंडर रूट ऑफ 4 4 जा बच्चों कितना 16, और इंटू बेटा 10 की पावर -6, 639, और एक ये तो -8। तो बच्चों हमारे पास आ गया दैट इज 1/4, और इंटू 10 की पावर 4। सबको रूट से बाहर निकालते हैं। यहां से अगर हम बात करें तो 10 की पावर 4, तो बच्चों यहाँ पर ओमेगा आ गया हमारा, दैट इज 10 की पावर 4/4। लेकिन ओमेगा बच्चों कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा है ना। तो किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों, दैट इज 10 इंटू 100 लिख लेते हैं, 100 इंटू 100। तो बच्चों 4 ये आ जाएगा कितना, 2500। तो 2.5 किलो हर्ट्ज कहीं नहीं दे रखा हुआ। फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, दैट इज 2 पाई एफ। तो एफ बराबर ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा कितना है बच्चों, दैट इज 2500/2 और पाई। तो 2 पाई की अगर हम बात करें बच्चों, तो 2 और ये हो जाएगा दैट इज 1250, और डिवाइड बाई बच्चों पाई, दैट इज 3.14। तो 3 4 जा 12 के आसपास, ये बच्चों 0। तो ऑलमोस्ट बच्चों किलो के टर्म में दे रखा हुआ है। तो लिखते हैं बच्चों दैट इज 12.5 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज, डिवाइड बाई बच्चों दैट इज 3, और ये आ जाएगा दैट इज 34। और 34 मतलब ऑलमोस्ट बच्चों 0.4 किलो हर्ट्ज के आसपास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चों चेक करनी थी। तो फ्रीक्वेंसी 24 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन, तो 0.4 किलो हर्ट्ज, ठीक है। An AC source is connected to capacitor due to increase in operating frequency। तो बच्चों एक AC सोर्स है, AC सोर्स कनेक्टेड अक्रॉस अ कैपेसिटर, तो ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम बात करें तो XC बराबर बच्चों 1/ओमेगा C। और अगर हम करंट की बात करें तो I0 बराबर
वी नॉट बाई एक्स सी। तो यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों, दैट इज एक्स सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ओमेगा सी। आई नॉट बराबर आ जाएगा वी नॉट टू ओमेगा सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस, तो फ्रीक्वेंसी बच्चों बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो ये बच्चों गलत जवाब है। कैपेसिटिव करंट इंक्रीजेस, कैपेसिटिव करंट डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस अगर हम बात करें, तो यहां से अगर हम बात करें, आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। फॉर दिस सर्किट बच्चों हमने क्या किया हुआ है, एक कैपेसिटर को एसी सोर्स से कनेक्ट किया, ठीक है। तो कैप करंट डिक्रीजेस बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस, तो बच्चों करंट इंक्रीज करेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। तो यहां पर बच्चों कैपेसिटर के बीच में क्या आएगा, प्लेट्स के बीच में बच्चों आएगा दैट इज आईडी, और यहां पर होगा आईसी कंडक्शन करंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, इन अ प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज ऑसिलेटिंग। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्ज बच्चों। और अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड, तो ई नॉट बराबर दे रखा है बच्चों 72 वोल्ट पर मीटर, और द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सी स्पीड से चलता, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सी बराबर बच्चों दैट इज ई नॉट बाई बी नॉट। तो अगर हम बात करेंगे तो पूछा गया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो बी नॉट बराबर आ जाएगा दैट इज ई नॉट बाई सी, वेयर ई नॉट इज 72 वोल्ट पर मीटर, और सी क्या है बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 8। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, पर अगर 24 इंटू 10 की पावर -8। तो लिखो टेस्ला बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। तो 2.4 24 इंटू 10 की पावर 8, तो 2.4 बच्चों। यहां से अगर हम बात करेंगे, अब पावर का बच्चों खेल है, तो क्या करो बच्चों, यहां लिखो दैट इज 2.4 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। कैसे, अगर यहां पर बच्चों नीचे पावर लेके आओगे ऊपर लेके जाओगे तो -1 -8 हो जाएगा। तो 2.4 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, दैट इज फोर्थ ऑप्शन बच्चों 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 स्प्लेंडेड, बहुत ही बढ़िया सवाल बच्चों। तो दे रखा है अ लाइट इज ट्रैवलिंग, एक लाइट है बच्चों जो ट्रैवल कर रही है, तो डिस्टेंस 2x इन टाइम t। तो बच्चों दैट इज वी आर, एयर होगा रेयर मीडियम, तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो 2x बाई t1। और डेंसर मीडियम में तो vd बराबर क्या हो जाएगा दैट इज 5x बाई t2। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब पूछा क्रिटिकल एंगल, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू बच्चों म्यू आर बाई म्यू डी, या बच्चों वी डी बाई वी आर। तो वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम 5x बाई t2, और इनटू बेटा दैट इज t1 बाई 2x, तो x x कैंसिल, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 5t1 बाई 2t2। तो थीटा बराबर बच्चों साइन इनवर्स 5t1 बाई 2t2, ठीक है। यहां से बच्चों आपको पता होना चाहिए दैट इज, यहां से बच्चों दैट इज साइन थीटा सी इज इक्वल टू बेटा म्यू आर बाई म्यू डी, और बच्चों वी डी बाई वी वेलोसिटी, वी डी बाई वी आर, वी डी बाई वी आर, और बच्चों लैम्डा आर बाई लैम्डा टी।
लैम्डा के टर्म में भी कभी कभी पूछ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, गिवन द स्क्रीन इज मूव टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ स्लिट, ठीक है, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट। बच्चों तो देख लेते हैं सवाल को पहले। अब ये डी है, तो मान लेते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ है यहाँ पर, ये बच्चों कुछ ऐसे होगा, तो मान लेते हैं बीटा, ये मांग लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर आ जाएगा दैट इज बीटा बाई डी, और बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू बेटा डी, तो डी से डी कैंसिल, तो बच्चों लैम्डा बाई, तो अल्फा बराबर हमारे पास मांग गया लैम्डा बाई डी। इफ द स्क्रीन मूव टुवर्ड्स, तो बच्चों एंगुलर सेपरेशन, तो बच्चों किस पे डिपेंड, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं कर रहा, कैपिटल डी है बच्चों ये, दिस इज द कैपिटल डी, तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा बच्चों, स्टेटमेंट 1 सही है। इफ द मोनोक्रोमेटिक source is replaced another monochromatic source of light of larger wavelength, angular separation of fringe is increases। तो बच्चों दिख रहा है बच्चों अल्फा इज डायरेक्ट, अल्फा बढ़ेगा मतलब अगर लैम्डा इंक्रीज करेंगे बच्चों तो हमारा अल्फा भी इंक्रीज, चेक करो बच्चों, ठीक है। अब बात आती है स्टेटमेंट 2 भी सही है बच्चों, अब बात आती है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बच्चों बिकॉज लगा के स्टेटमेंट पढ़ना है, और बिकॉज लगा के स्टेटमेंट क्या है, तो देखो बच्चों, इफ द स्क्रीन मूव टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर मोनो, तो बच्चों इन दोनों स्टेटमेंट का जो है आपस में कोई संबंध बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, दोनों इंडिविजुअली बच्चों सही हैं, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 28 का। और एक प्यारा सा सवाल था 28 नंबर, तो बच्चों करते रहिए क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं बच्चों 30 की तरफ। तो मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी एक्सरे प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटेड थ्रू अ वोल्टेज V इज प्रोपोर्शनल टू, बच्चों तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों यहां पर मान लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बराबर V है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर E इंटू वी, और यही एनर्जी बच्चों अगर वेवलेंथ के फॉर्मेट करें तो क्या हो जाएगा hc बाई लैम्डा, तो E अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ E, और यहां से चाहिएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू hc बाई EV मतलब काइनेटिक एनर्जी बच्चों, और अगर हम बात करेंगे तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चेक करो बच्चों, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मतलब वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनलिटी बच्चों 1 बाई लैम्डा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो पूछता तो बच्चों V आता आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों थर्ड ऑप्शन। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो क्या दे रखा हुआ है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम पोटेशियम एंड सोडियम, तो बच्चों अगर हम बात करें तो सीजियम पोटेशियम, तो सीजियम पोटेशियम, तो सीजियम का वर्क फंक्शन दे रखा है बच्चों, पोटेशियम का और इसके बाद सोडियम का, तो सीजियम का वर्क फंक्शन दे रखा है बच्चों दैट इज 2.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेशियम का बच्चों 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हम बात करें सोडियम का तो बच्चों 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज इंसिडेंट एनर्जी, तो बच्चों जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी है, दैट इज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। विच ऑफ दीज फोटो सेंसिटिव सरफेस में इमिट फोटोन, तो बच्चों कौन सी फोटो सेंसिटिव सरफेस है जो फोटोन क्या करेगी, इमिट करेगी। तो अगर हम बात करें बच्चों
इलेक्ट्रॉन एग्जिट करने के लिए जो एनर्जी है E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वर्क फंक्शन के बराबर या बच्चों उससे बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो एनर्जी है 2.4 बच्चों, सीजियम से भी बड़ी, पोटेशियम से बड़ी, सोडियम से, तो बच्चों तीनों से बड़ी हुई है। तो तीनों ही केस में बच्चों इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। और यहां पर बच्चों एक सवाल और बनता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कितनी होगी बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों कितना, 0 से लेकर के जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0 भी होगी और मैक्सिमम होगी, दैट इज के मैक्स के बराबर। तो यहां पर बच्चों ये के मैक्स लिखा है, यहां पर बच्चों दैट इज हाफ ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर, भी ऐसे भी अपन करते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो हमको फोटोन, जो हमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां पर बच्चों क्या मिलेंगे, इन दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी बच्चों ज्यादा होगी, ठीक है। और इसमें क्या करेगा बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है मतलब मेटल है वो इलेक्ट्रॉन के सरफेस को जस्ट लीव करेगी, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, 0, ठीक है। तो बच्चों एक आसान सा सवाल था, यहां पर बच्चों सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी होगी या उसकी रेंज क्या होगी। तो बच्चों 0 से लेकर के कई मैक्स तक के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब बात करें बच्चों तो सही ऑप्शन क्या होगा, तो सोडियम पोटेशियम नहीं बच्चों, सीजियम नहीं बच्चों, बोथ सोडियम पोटेशियम और सीजियम ऑल। तो बच्चों इसका फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। एक आसान सा सवाल था बच्चों, छोटी सी कंफ्यूजन, तो अगर हम बात करें तो अच्छा सवाल था बच्चों, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 से लेकर के ई मैक्स के बराबर, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, तो बच्चों अगर हम बात करें लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, है ना, एंड हम्फ्री, 1 2 3 4। तो पूछा है कि हाइड्रोजन एटम एक्सपेरिमेंट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो बच्चों अगर हम बात करें E बराबर HC बाई लैम्डा, ठीक है, HC बाई लैम्डा बच्चों। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं किसके लिए, बाल्मर के लिए। तो अगर हम बात करें 1 बाई लैम्डा ऑफ बाल्मर बराबर R डिवाइड बाई 1 बाई n1 स्क्वायर, मतलब कितना बेटा, दैट इज 4 और माइनस का 1 बाई इंफिनिटी। तो 1 बाई लैम्डा ऑफ बाल्मर बराबर R बाई 4। तो लैम्डा ऑफ बाल्मर बराबर बच्चों दे रखा है दैट इज 4 बाई R, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बच्चों लैम्डा। सेम बच्चों किसके लिए पूछा हुआ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बच्चों। तो पास्चन के लिए अगर हम बात करें तो फॉर तो पास्चन के लिए बच्चों क्या होगा, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, n बराबर 3, n बराबर 3। तो 1 बाई लैम्डा ऑफ पास्चन बराबर R डिवाइड बाई 1 बाई 9 और 1 बाई। तो लैम्डा ऑफ पास्चन कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज 9 बाई R, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू बच्चों, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, दैट इज लैम्डा ऑफ बाल्मर बाई लैम्डा ऑफ पास्चन बराबर दैट इज 4 बाई R इंटू बेटा R बाई 9, खत्म खत्म। तो लैम्डा ऑफ पास्चन बराबर आ जाएगा दैट इज 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4, प्रोपोर्शनलिटीज भी कर सकते थे, ठीक है। तो 9 लैम्डा बाई 4 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। एक बहुत ही प्यारा सवाल बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन, 31st का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस। तो एक सेमी सर्कुलर रिंग है बच्चों, तो चार्ज दे रखा है 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम, और रेडियस बच्चों उसकी दे रखी है 1 मीटर। देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर।
तो बच्चों इसकी x में होगी, Ex बराबर दैट इज 2k लैम्डा बाई आर। तो Ex बराबर 2k लैम्डा बाई आर। तो Ex बराबर इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते थे, तो 2k, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, दैट इज 2k बाई आर। तो 2 लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, q बाई एल। तो q कितना है 4.2 इंटू 10 की पावर -9, और ये हो जाएगा बच्चों पाई इंटू आर के बराबर। ठीक है, रेडियस कितनी 1 मीटर है। तो अगर हम बात करेंगे 2k लैम्डा बाई आर, तो Ex बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज ये बच्चों 9 खत्म, ये 9 खत्म, और ये आ जाएगा बच्चों 3 3 जा 9, अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 3 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 4.2 इंटू 3, तो बच्चों अप्रोक्सीमेट 24 वोल्ट पर मीटर के बराबर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर है, एक्यूरेट नहीं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का बच्चों तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 का बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, एक अच्छा सवाल था क्वेश्चन नंबर 32, और बच्चों पेपर के जो सारे क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है ना, इजी पेपर बोलेंगे इसको। इन फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड एट सेंटर टैप रेक्टिफायर, कैपेसिटर एंड अ लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, a center tap rectifier, capacitor and load resistance, which is the component remove the AC ripple from the rectified output। ठीक है, तो कैपेसिटर इन सीरीज, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, पीएन जंक्शन डायोड, कैपेसिटर इन पैरेलल। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज सेंटर टैप रेक्टिफायर। तो बच्चों ये प्राइमरी साइड था ट्रांसफार्मर का, ठीक, ये प्राइमरी साइड है, और इधर बच्चों हमारा क्या है, ये सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड में बच्चों हम क्या करते हैं, 2 पीएन जंक्शन डायोड लगाते हैं, एक D1 है बच्चों और दूसरा क्या है D2। तो ऐसे जोड़ देते हैं। यहां से क्या करते हैं अपन, एक सेंटर टैप करते हैं, लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं D1 और D2। तो फर्स्ट हाफ में बच्चों जो अप्लाइड वोल्टेज है वो एक साइनोसॉइडल वेव है, साइनोसॉइडल वेव है। तो फर्स्ट हाफ में बच्चों D1 वर्क करेगा, सेकंड हाफ में D2 वर्क करेगा। जो आउटपुट वेव आएगी बच्चों, वैसे फिल्टर सर्किट है नहीं लेकिन फिर भी आउटपुट वेव जो आएगी बच्चों वो ये आएगी। ये बच्चों क्या डीसी है, ये कंप्लीट डीसी नहीं। अब इसको फिल्टर मतलब छानने के लिए क्या करते हैं, छानने वाली बात है। फिल्टर सर्किट बच्चों नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछा है तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर इन सीरीज। तो बच्चों अगर हम बात करें कैपेसिटर इन सीरीज लगा देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। ठीक है, और एक्सी बराबर 1/ओमेगा-c। तो एसी में कैपेसिटर बच्चों एकदम समझो ना के बराबर काम करता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एक्सी 0। ठीक है, तो ये वाला बच्चों ऑप्शन नहीं हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर तो ऑलरेडी लगा हुआ है बच्चों, ये भी फिल्टर नहीं है। पीएन जंक्शन डायोड बच्चों फिल्टर कर रहा है, लेकिन उसकी पल्स को है वो प्योर नहीं कर पा रहा है। अब आता है बच्चों फोर्थ ऑप्शन। जाहिर सी बात है अगर तीनों गलत है तो फोर्थ वाला ही सही होगा, कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है कि कैपेसिटर इन पैरेलल लगा देता हूं मैं। कैपेसिटर इन पैरेलल की अगर हम बात करें कि जो पल्सेटिंग है, जो पल्स है बच्चों, उसकी अगर हम बात करें तो ये बच्चों मैक्सिमम, अब इसके बाद कम होगा, फिर 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0। इजंट ऑल ऑफ यू बच्चों? तो होगा क्या, जैसे ही पल्स मैक्सिमम पहुंचेगी बच्चों तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, और कैपेसिटर फिर वैल्यू खत्म होने लगेगी बच्चों,
तो फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू होगा, फिर चार्ज हो जाएगा। तो लोड के अक्रॉस बच्चों जैसे ही हम एक पैरेलल फिल्टर सर्किट लगाएंगे तो ये क्या करेगा बच्चों, इस एसी को छान देगा। छान दे तो बच्चों एसी को छान देगा। छान के कैसे करेगा? ऑलमोस्ट बच्चों डीसी की तरीके से बना देगा, प्योर नहीं लेकिन ऑलमोस्ट डीसी की तरीके। इसीलिए बच्चों कन्वर्जन में देखा होगा तुमने, तुम्हारे घर में इन्वर्टर लगाओ लेकिन फैन तब भी आवाज करता है, क्योंकि वो करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि हूबहू बना देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी इतनी दम नहीं है। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट। हाँ तो बच्चों एक बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, कि फिल्टर सर्किट कैसे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 34 गिवन बिलो द फोटो सेंसिटिव डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो फोटो सेंसिटिव डिवाइस जो होती है तो क्या करते हैं, उस पर रेडिएशन टारगेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो बच्चों करंट का कंडक्शन होता है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। जेनर डायोड डिजाइन टू ऑपरेट अंडर द फॉरवर्ड वाइज। बच्चों तो जेनर डायोड पहली बात तो फॉरवर्ड वाइज में काम नहीं करता है, रिवर्स वाइज में बात काम करता है, वो भी जेनर ब्रेकडाउन के बाद में। तो स्टेटमेंट 1 सही है बच्चों, 2 गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स बच्चों। तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर और बात करनी तो कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों तो ये फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि जेनर बच्चों रिवर्स बाई में काम करता है, और बच्चों जेनर ब्रेकडाउन की वजह से हाईली डोप डायोड यूज करते हैं। जेनर ब्रेकडाउन में बच्चों हाई करंट दिखाए, हाई करंट शो होती है टाइम के बाद में। तो यहां से अगर हम बात करें, पहले जीरो, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो हाई करंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर। तो बच्चों एक ब्रिज है जो हमने एक रिवर के अक्रॉस बना दिया, नहीं। स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज थ्रो अ बॉल। तो एक बच्चों स्टूडेंट है जो ब्रिज पर खड़ा हुआ है, थ्रो अ बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। कितने से फेंकता बच्चों? 6 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर टाइम t बराबर 2। तो हाइट ऑफ ब्रिज एबव द वाटर सरफेस। तो बच्चों 2 सेकंड में छप छप छैया छमाक छैया, तो 2 सेकंड में बच्चों यहां गिर गया t बराबर 2 से, ठीक, क्लियर है। तो नीचे की तरफ सारी चीजें बच्चों सबको पॉजिटिव ले लेता हूं, जी भी नीचे की तरफ होगा उसको भी पॉजिटिव ले लेता हूं। तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u कितना बेटा 6, t कितना बेटा 2 प्लस का हाफ ऑफ g कितना बेटा 10, t स्क्वायर कितना बेटा 4। तो ये 2 2 जा 4 बच्चों, और s बराबर आ गया 12 प्लस का 20, तो s बराबर बच्चों आ गया दैट इज 32 मीटर। चेक करें बच्चों, तो s बराबर आ गया 32 मीटर। तो s बराबर का 32 मीटर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बच्चों होगा थर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ मूविंग कार so that calculate the maximum acceleration of moving car so that body lying on the floor of the car remain stationary the coefficient of friction। तो बच्चों ये सवाल एनएलएम का सूडो का है बच्चों। देख लेते हैं, एक कार पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई, कार नहीं बच्चों ट्रक बनाते हैं, कार से क्या हो, और एक बॉडी कोई रखी हुई जिसका मास बच्चों m मान लेते हैं। तो अगर हम बच्चों इनिशियल फ्रेम पे देखेंगे, तो इस ट्रक पे बैठ के देखेंगे तो बच्चों जैसे ही तुम एक्सीलेट करोगे इसको तो इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा ma। और अगर बच्चों ये सरफेस स्मूथ होती तो फट से ये ब्लॉक नीचे गिर जाता, लेकिन फ्रिक्शन दादा इसको बचा लेंगे। तो बच्चों mg लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर और फ्रिक्शन लगेगा पीछे। तो अगर हम बात करें फ्रिक्शन की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, ma के बराबर होनी चाहिए। और फ्रिक्शन कितना होगा बच्चों, दैट इज म्यू एस mg
मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम ए, एम से एम कैंसिल, तो म्यू कितना है बच्चों 0.25 और जी कितना बेटा 10, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। फ्रिक्शन बड़ा होना चाहिए, स्टेशनरी रहे, है ना। तो फ्रिक्शन एक्सेलेरेशन जो है वो क्या होगा, ए बराबर दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों, अ बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, ठीक है, ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u। बच्चों इस सवाल को समझ, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे एक बुलेट को फायर करते हैं विद वेलोसिटी u से, ठीक है, व्हेन इट ट्रेवल्स 16 सेंटीमीटर, तो बच्चों वो 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो थ्रू अ ब्लॉक अलोंग द लेंथ हॉरिजेंटल, इट्स वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जाती, दैट इज 2u/3। चेक करो बच्चों क्या हो जाएगा, 2u/3 के बराबर। देन फर्दर पेनिट्रेट इनटू ब्लॉक विथ सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड, तो टोटल लेंथ बच्चों ये यहां पर जाने के बाद में इसकी वेलोसिटी जो है वो खत्म हो जाती, तो लेंथ पूछा है। चाहो तो बच्चों वर्क पार एनर्जी से लगा लो, मैं इसको काइनेमेटिक्स करके देता हूं, देखो दूसरे तरीके से बच्चों। तो क्या होगा, दैट इज वी स्क्वायर, दैट इज क्या जाएगा, पहले चेक करते हैं रिटार्डेशन, तो 4u²/9 माइनस का u² बराबर 2a, s कितना बेटा 16, तो ये आ जाएगा बच्चों दैट इज 2u/3, तो रहेगा दैट इज 9, तो रहेगा माइनस का 5u²/9 और ये आ जाएगा बच्चों 32, और ये अटल सत्य बात है बच्चों, रिटार्डेशन कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द ब्लॉक, मान के चलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, v² फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस का u² बराबर 2as, खत्म करा देते हैं बच्चों इससे, ठीक है। तो v² इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा, u² के बराबर, और माइनस का बराबर 2, एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा दैट इज a बराबर माइनस का u² इंटू 5/9 इंटू 32 और इंटू बेटा s। चेक करो बच्चों, तो -u² कैंसिल हो गया बच्चों, तो s बराबर आ जाएगा दैट इज 9 इंटू 32/10, s बराबर ये आ जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो 3.2 इंटू 9, तो कितना रहेगा 28.8 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा सवाल, एक दूसरे तरीके से बच्चों करके बताया काइनेमेटिक्स से, ठीक है। पेपर में बच्चों जो अप्रोच आपको समझ में आए, जो सही आए वही सही है, सही गलत अप्रोच कुछ होती नहीं। तो दे रखा है सैटेलाइट रिवॉल्विंग, तो बच्चों पता है मतलब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से रोटेट कर रहा होगा कोई सैटेलाइट, तो अगर हम बात करें तो Fg बराबर, तो जी m² मान लेते हैं बाई r² बराबर बच्चों दैट इज mv²/r, तो एक r से r कैंसिल बच्चों, एक m से m कैंसिल, तो v बराबर आ जाएगा दैट इज √gm/r, ठीक है। और अगर हम टाइम की बात करें तो क्या आएगा बच्चों 2πr/v, r कैपिटल रखते हैं, तो t इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा दैट इज 2πr/v जाएगा √gm इंटू बेटा √r, ठीक। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 2πr³ और ये हो जाएगा gm। डेंसिटी दे रखी, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, डेंसिटी दे रखा हुआ है x/2 के, तो t इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 2π√r³
इंटू 4/3 और ये हो जाएगा पाई आर क्यूब के, और इंटू डेंसिटी बेटा कितनी है, ये x/2 के बराबर, रूट के अंदर सब कुछ 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब से बच्चों आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ 6g और इसके बाद बच्चों 4 पाई x। तो बच्चों रूट में आंसर है, स्क्वायर में दे रखा है, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो रहेगा टी स्क्वायर बराबर बच्चों 4 पाई स्क्वायर इंटू 6 डिवाइड बाई जी 4 पाई x। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं तो 4 पाई कैंसिल, तो यहां पर अगर हम बात करें तो टी स्क्वायर, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चों, थोड़ी सी, तो इसको लिखते हैं बच्चों दैट इज, ऊपर चाहिए 3x, तो 2 इंटू 3 पाई चाहिए, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में अपन को चाहिए बच्चों जी एक्स, और 2 और चाहिए, तो 2 से बच्चों ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर देते, तो टी स्क्वायर बाई 4 बराबर 3 पाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बच्चों, तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों थर्ड। क्वेश्चन नंबर बच्चों 39, ग्राफ दे रखा है, एक्सटी ग्राफ दे रखा हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, द मोशन सोन फिगर, एक्सेलेरेशन है टी बराबर 12, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एक्स बराबर एम्पलीट्यूड 1 है दैट इज साइन ओमेगा, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई टी और इंटू बेटा स्मॉल टी, एक्स बराबर क्या आ जाएगा दैट इज साइन 2 पाई बाई टी, कितना टाइम पीरियड 16 इंटू टी, तो एक्स बराबर आ जाएगा दैट इज साइन पाई बाई 80। वेलोसिटी निकालते हैं, तो v बराबर आ जाएगा दैट इज कॉस पाई बाई 8 टी इंटू बेटा पाई बाई 8। एक्सेलेरेशन निकालते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस का साइन पाई बाई 8 और t बराबर कितना बच्चों, t बराबर 12, तो t बराबर 12 इंटू बेटा पाई बाई 8 और इंटू बेटा पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा कितना 3 पाई, t बराबर 12 पे, तो t बराबर 12 की अगर हम बात करें बच्चों तो 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 की अगर हम बात करें तो साइन 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, तो हो जाएगा -1, तो a बराबर आ जाएगा दैट इज पाई स्क्वायर बाई 60। सबका बच्चों अपना अपना तरीका होता है, ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट t बराबर 0, तो प्लैटिनम वायर एट t बराबर 0 पे बच्चों 1 ओम दे रखा हुआ है, और t बराबर 60 पे दे रखा हुआ है, t बराबर 60 डिग्री पे 6 ओम दे रखा हुआ है, तो पता है बच्चों दैट इज r डेल्टा t बराबर r0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, तो डेल्टा t बाद बच्चों 6 है, r0 कितना 1 है, तो 1 प्लस अल्फा नहीं पता बच्चों, डेल्टा t कितना है 60 है, ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा कितना, तो 6 माइनस का 1 बराबर अल्फा तो 60, तो जाएगा 5/60 बराबर अल्फा, ठीक है, तो 5/60 बराबर अल्फा, तो यहां से अगर हम बात करें तो ये बच्चों ऑप्शन तो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/60 मतलब कितना 1/12 और इंटू बेटा 1/12 बराबर अल्फा, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बच्चों 100 और इंटू 10 की पावर -2, कुछ नहीं किया बच्चों,
25 क्या जाएगा 8.33 इंटू 10 की पावर -2। थोड़ा सा बच्चों घुमा फिरा करना, 8.33 इंटू 10 की पावर -2 40 बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, 20 resistance, each of resistance 2 are connected in series with battery बच्चों। तो 20 रेजिस्टेंस हैं और सबकी वैल्यू 2R है, उनको सीरीज में एक सेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज 20 इंटू 2R के बराबर। आर इक्विवेलेंट बराबर कितना रहेगा 40R के बराबर। तो आई इन सीरीज सर्किट कितना आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस देन द सोर्स इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद सेम बैटरी। तो करंट इंक्रीज बच्चों हो जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा n/2 टाइम्स, ठीक है। तो E/R, R कितना बेटा 40। अब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, R/N, तो 2R/N, तो R/10। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों पैरेलल में, पैरेलल IP R Q, तो करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, दैट इज E/R। R की वैल्यू कितनी है R/10। अब बोल रहा है करंट इंक्रीज n/2 टाइम्स, तो n/2 टाइम्स ऑफ E/40R बराबर E/R to 10। E कैंसिल, R कैंसिल बच्चों, ठीक है। n बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज, अच्छा सवाल था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42। अ वायर करंट कैरिंग आई एक वायर है बच्चों जिसमें करंट कैरी कर रही है आई के बराबर, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेंथ बच्चों दे रखी है उसकी एल के बराबर, ठीक है। इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड 6 टेस्ला, टेस्ला नहीं टेस्ला। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एफ बराबर बच्चों होता है दैट इज ILB के बराबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों परपेंडिकुलर तो प्लेन होगी, तो एफ बराबर आई, लेंथ कितनी बेटा एल के बराबर, और मैग्नेटिक फील्ड 6 टेस्ला, फोर्स कितना आ जाएगा 6IL के बराबर, तो 6IL। बहुत स्कोरिंग सवाल था बच्चों, आसान सवाल था। एफ बराबर ILB साइन थीटा। इम्पिडेंस बच्चों, फ्रीक्वेंसी दे रखी हर्ट्ज में बच्चों, तो निकालते हैं बच्चों, दैट इज XL बराबर ओमेगा एल, और ओमेगा की अगर हम बात करें तो 2πFL, तो 2πFL, तो 2π फ्रीक्वेंसी 50/π, और ये हो जाएगा L। L कितना है बच्चों 25 मिली हेनरी, तो पाई से पाई कैंसिल बच्चों, तो 50/π, 50 50 100, 100 इंटू 10 की पावर 2πFL, तो 2π फ्रीक्वेंसी 50/π, पाई से पाई कैंसिल बच्चों, 100 और 100 ये हो गया 25 टू 10 की पावर -3, तो आ गया 2.5 ओम। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एक्स ही निकालते हैं, क्या होगा 1/ωc, तो 1/ओमेगा, ओमेगा की जगह लिखते हैं 2πFC, तो 1/2π
फ्रीक्वेंसी 50/π और सी कैपेसिटेंस कितना था बच्चों 4 × 10⁻³ माइक्रोफेरेड। पाई से पाई कैंसिल बच्चों और ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ बच्चों। XC बराबर हो जाएगा दैट इज 10⁻, हाँ 4 प्लस पावर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नीचे आएगी 10⁻³ माइक्रोफेरेड है ना, तो ये हो जाएगा दैट इज 1/100 इंटू बेटा 4 और इंटू बेटा 10⁻³ तो 10 की पावर बच्चों -3, तो ये बच्चों अगर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2.5 ओम के बराबर। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ गया दैट इज XL बराबर XC, तो ये बच्चों रेजोनेंस कंडीशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो रेजोनेंस कंडीशन बन जाएगी, तो 43 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 43, तो 43 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, टू लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ, तो लेंस है बच्चों, फोकल लेंथ क्या है प्लेस इन कॉन्टेक्ट द इक्विवेलेंट, तो 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1/F1 + 1/F2। F इक्विवेलेंट बराबर क्या रहेगा दैट इज F/2, तो फोकल लेंथ बच्चों क्या हो जाएगी हाफ। क्वेश्चन नंबर 44 का बच्चों फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 देख लो बच्चों, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो R0 बच्चों दे रखा हुआ है दैट इज 4.5 10⁻⁻11 मीटर। तो बच्चों मैंने बाप को बार बार बताया एवरग्रीन फॉर्मूला EBR, एनर्जी बच्चों Z² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z/n, और ये बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। रेडियस बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है, तो रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट पूछा है, तो R4 बराबर हो जाएगा दैट इज 4.5 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, तो फोर्थ ऑर्बिट के पूछा है क्या हो जाएगा 16, और अगर हम बात करें तो 80 64, तो 72 टू 10⁻⁻11, तो बच्चों 7.2 इंटू 10⁻⁻10, तो 7.2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का थर्ड ऑप्शन, ठीक है। देख लो बच्चों ये हुए तुम्हारे 45 क्वेश्चंस, ठीक ठाक क्वेश्चन थे बच्चों, ठीक है, मोर ओवर एकदम सही सवाल थे। तो बच्चों आपके डिस्कशन को दम लगा के किया गया है, तो समझें इसको बच्चों, और हमारी मोहब्बत अपने तरफ बच्चों बना के रखें। और पेपर करने बच्चों आप लोग मतलब बहुत बड़ी बात है, आप लोग बहुत धन्य हो जो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब सॉल्व करते हो। जो बच्चे 620 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, बड़ी बात है बच्चों, बहुत बड़ी बात है। मतलब सिनेरियो चेंज हो चुका है एग्जाम का, लेकिन मेरा अगर बस चले तो बच्चों मैं आप सबको मेडिकल कॉलेज, बड़ी बात है आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, 3 सब्जेक्ट बराबर पढ़ रहे हो, और इकलौता एक सब्जेक्ट बच्चों वो तीनों के बराबर फिजिक्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, नमस्कार। तो इसी तरीके से प्यार मोहब्बत बरकरार रहे, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।